वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई हिट द सेकंड केस को लेकर आया हूँ। 2020 में मैंने इसका पहला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन 3 महीने पहले एक भोसड़ी वाले ने उस वीडियो पर स्ट्राइक और क्लेम ठोक दिया, जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई थी। लकीली वो वीडियो मेरे लैपटॉप में मौजूद थी, मैंने दोबारा अपलोड किया। उस वक्त उस वीडियो पर लाखों व्यूज थे। सेकेंड पार्ट भी बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन मेजर की वजह से थोड़ा सा डिले हो गई। लेकिन फाइनली दिस मूवी इज हियर और काफी टाइम से मैं बहुत ही बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ सेकेंड पार्ट में पहला वाला हीरो नहीं है, वरना बहुत इरिटेट कर रहा था। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब, थिएटर में ही सारे के सारे लोगों के खड़े होने लगते हैं, मतलब रोंगटे। हर एक 15 मिनट पर एक ऐसा सीन आता है, जस्ट गूज़बम्प्स। मतलब मूवी इस तरह से चलने लगती है कि हर एक सेकेंड ऑडियंस यही सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होगा। मतलब इतना एज पर चलने लगती है ये मूवी। और क्लाइमैक्स तो भाई साहब अनप्रेडिक्टेबल, मतलब अनप्रेडिक्टेबल। एक है हमारी साउथ इंडस्ट्री जो हिट 3 की भी तैयारी करने लग गई, और ये बॉलीवुड अभी भी रीमेक में लगी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक जबरदस्त सीन को भी देख सकते हैं हम। एक इंटरव्यू में मेकर्स ने कहा कि ये लोग इसके 7 पार्ट्स बनाएंगे। अगर हिंदी में डब होगी तो आप लोग जरूर 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 देखिए, जस्ट माइंड ब्लोइंग मूवी। तो चलिए फटाफट से इस केस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही राम नाम के एक कारपेंटर बंदे को दिखाया जाता है, जो अपने काम से वापस अपने घर आता है। इसकी बीवी का नाम होता है झांसी। जब राम अपना कबोर्ड ओपन करता है तो उस कबोर्ड में से एक बंदा बाहर भागने लगता है। मतलब झांसी और इस बंदे का अफेयर चल रहा होता है। झांसी की ये हरकत देखकर बेचारा राम बहुत दुखी होने लगता है। फौरन झांसी को अपने घर से दफा होने के लिए कहता है, लेकिन झांसी रोते हुए अपने हस्बैंड राम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं यहाँ से जरूर चली जाऊंगी, लेकिन आप इस बात को यहीं पर दबा दीजिए, किसी को मत कहिए। सो बेचारा राम भी उसी तरह से अपने काम पे जाकर इसकी वाइफ की हरकतों को याद करके दुखी होने लगता है। दूसरे ही दिन पुलिस वाले राम के घर आकर राम को गिरफ्तार करने लगते हैं, और उसी तरह राम के घर के बाहर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी वाले खड़े होते हैं धरना करते हुए, और उस औरतों के बीच झांसी भी मौजूद होती है। झांसी ने सारे औरतों को ये कहकर इकट्ठा किया कि राम इसके साथ मैरिटल रेप करता है, इसको मारता पीटता है। मतलब बेचारे राम पर झूठा इल्जाम लगाने लगती है। वहाँ की सारी औरतें बेचारे राम को बहुत मारने पीटने लगते हैं। पुलिस वाले एक दिन के लिए राम को गिरफ्तार भी करते हैं। उसके बाद राम को इसके काम से भी निकाल दिया जाता है। सारे सोसाइटी वाले इससे नफरत करने लगते हैं। इसी दरमियान में राम अपना टाइम बिताने के लिए एक छोटा सा ट्री हाउस बनाता है। उसके बाद सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर विशाखापट्टनम में कृष्णा देव नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, शॉर्टकट में केडी। केडी के पास इसका एक कुत्ता होता है। इसके कुत्ते का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस मूवी में ये कुत्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर कुत्ता नहीं तो साली मूवी ही नहीं। खैर थोड़ी ही देर में केडी को एक केस हाथ लगता है कि बीच के पास एक बंदे की लाश पाई गई। केडी अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट जाता है, वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगता है। मरे हुए बंदे के रिलेटिव्स को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में मरे हुए बंदे का बड़ा भाई यहाँ पर आता है। अपने भाई की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है, लेकिन केडी इस बंदे को ही गिरफ्तार करने लगता है, क्योंकि फोन में केडी ने इस बंदे को यही बताया कि तुम्हारा भाई मारा गया, ये नहीं बताया कि तुम्हारे भाई की लाश कहाँ पर है। तो ये बंदा उछलते नाचते हुए बीच के पास पहुँच जाता है। कहने का मतलब ये है कि केडी का दिमाग इतना शार्प होता है। क्राइम सीन को देखते ही इसको आधा केस समझ ही आ जाता है। खैर इसके बाद जब केडी अपने ऑफिस जाता है तो इसके ऑफिस में नया डीजीपी नागेश्वर राव ट्रांसफर होकर यहाँ पर आता है। पहले ही मुलाकात से नागेश्वर राव केडी को इतना लाइक नहीं कर रहा होता, क्योंकि केडी को एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही होता है। खैर केडी की टीम में वर्षा नाम की एक लेडी ऑफिसर भी होती है, लेकिन केडी वर्षा को इतना लाइक नहीं कर रहा होता, क्योंकि पास्ट में वर्षा के जरिए से एक केस अनसॉल्व सा रह गया। इसलिए केडी हमेशा वर्षा को इग्नोर करते रहता है। केडी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है आर्या, और आर्या हर वेलफेयर एसोसिएशन में काम करती रहती है। मतलब इट्स ए वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। केडी और आर्या ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कुछ दिनों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। केडी के माँ बाप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। शादी के बाद केडी की जिंदगी भी ऐसी ना हो, इसीलिए केडी आर्या से लिविंग रिलेशनशिप करने के लिए कहता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आर्या की माँ केडी के घर आकर रहने लगती है, अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए। केडी आर्या की माँ को समझाने लगता है कि क्यों ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। सो इसकी माँ भी ओके कह देती है। खैर इसी दरमियान में केडी का एक फ्रेंड अभी केडी से मुलाकात करने के लिए विशाखापट्टनम आता है, एक केस के बारे में बात करने के लिए। ये बंदा पहले पार्ट में भी था। तभी केडी को एक केस मिलता है, संजना नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया उसी के ऑफिस में। ये जानने के बाद केडी की टीम फौरन क्राइम स्पॉट पहुंचती है।
सो केडी वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते। संजना के गले के पास कुछ दांतों के निशान भी पाए जाते हैं और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर किलर के फुटप्रिंट्स भी पाए जाते हैं। वहाँ के स्टाफ से पूछने पर ओनर कहने लगता है कि हर हमेशा संजना लेट से ही घर जाती है। वहीं पर रमेश नाम का एक बंदा भी होता है। केडी से कहने लगता है कि सर मैंने कल रात मैडम को ड्रॉप करने की बात की थी, लेकिन संजना मैडम ने मना कर दिया। खैर दूसरे दिन उस लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लेने के लिए केडी, वर्षा, अभी फॉरेंसिक लैब जाते हैं। यहाँ पर केडी को एक जबरदस्त शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि क्राइम स्पॉट पर जो डेड बॉडी के पार्ट्स पाए गए वो अलग अलग लड़कियों के हैं। सर ही सिर्फ संजना का है, बाकी 2 हाथ 2 पैर धड़ दूसरे लड़कियों का है। इससे केडी को ये बात पता चलती है कि किलर ने सिर्फ संजना को नहीं बल्कि 2 और लड़कियों को भी मारा है। और उसी तरह फॉरेंसिक वाली ये बताने लगती है कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ। संजना के गर्दन के पास दांतों के बाइट मार्क्स है। इससे ये बात पता चलती है कि किलर का एक एक्स्ट्रा दांत है, मतलब जो एक्स्ट्रा दांत आता है ना, दांत के ऊपर दांत। उसके बाद केडी, वर्षा, अभी अब तक जितने भी क्लूज मिले उन क्लूज के जरिए से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। इसी में ये तीनों रजिता नाम की एक लड़की के घर जाते हैं, क्योंकि रजिता और संजना रूममेट्स होते हैं। रजिता से संजना के बारे में कुछ पूछताछ करने लगते हैं। ये बात पता चलती है कि संजना अक्सर एक पब जाया करती थी। सो पुलिस वाले उस पब जाकर वहाँ के हर एक स्टाफ्स का टीथ और शूज चेक करने लगते हैं। सेफ्टी के लिए केडी रजिता को दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहता है। रजिता को पिकअप करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड कुमार आता है, हमारे सुहास भाई साहब, कलर फोटो के हीरो। अच्छा लगा इस मूवी में इसको देखकर। खैर केडी कुमार का भी मुंह और उसके शूज चेक करने लगता है। खैर इसके बाद केडी और वर्षा संजना के गांव जाते हैं। संजना के माँ बाप से संजना के बारे में कुछ पूछताछ करने लगते हैं। बेचारा संजना का फादर रोते हुए केडी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज सर आप ही मेरी बेटी के बचे बॉडी पार्ट्स ढूंढ कर लाइए, मैं मेरी बेटी का अंत्यक्रिया कर लूंगा। संजना के घर में ही केडी बच्चों की एक ग्रुप फोटो को देखता है। उस फोटो में एक बच्चे का दांत एक्स्ट्रा होता है। पता चलता है कि इस लड़के का नाम राघव है, इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन जॉब विशाखापट्टनम में करता है। सो फौरन ये तीनों विशाखापट्टनम के राघव के घर में जाते हैं, उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। इत्तेफाक से राघव के घर में उसके शूज मिल जाते हैं जो एग्जैक्टली क्राइम स्पॉट से मिलते जुलते हैं। फौरन इन जूतों को फॉरेंसिक लैब ले जाकर डीपली एग्जामिन करने के लिए कहता है। उसके बाद केडी राघव के वर्किंग प्लेस पर जाकर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। तभी राघव का फादर राघव को कॉल करके ये बताने लगता है कि बेटा पुलिस तुम्हारी तलाश में है। ये जानने के बाद राघव वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच बहुत लंबी हाथापाई होती है, चेजिंग होती है, लेकिन फाइनली केडी राघव को गिरफ्तार कर ही लेता है। राघव से पूछने लगता है कि जिस दिन संजना मरी थी उस दिन तुम कहाँ पर थे। राघव कहने लगता है कि उस दिन मैं शहर में ही नहीं था और किस वजह से मैं दूसरे शहर गया ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा, इट्स माई पर्सनल मैटर। जितना भी मारो पीटो राघव यही बात बताने लगता है कि इट्स माई पर्सनल मैटर। साथ ही साथ ये भी कहने लगता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। इस तरफ फॉरेंसिक लैब में उन जूतों का टेस्ट करने पर यह बात पता चलती है कि यही जूते क्राइम सीन पर मौजूद थे, मतलब इन जूतों में खून के धब्बे पाए जाते हैं। खैर जब केडी अपने घर आती है, आर्या इसको एक सरप्राइज देती है कि ये माँ बनने वाली है इसकी जात का। शॉकिंगली आर्या की माँ पूछने लगती है कि जब मैं यहाँ पर थी तो ये कांड कब हुआ। सो आर्या की माँ इन दोनों की शादी फिक्स कर देती है। इसी में अभी को ये बात पता चलती है कि पहले पार्ट में विक्रम पर जो गोली चलाई थी ना, उस पर फायरिंग करने वाला विश्वा नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जो फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हैदराबाद को कॉल करके अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है। खैर दूसरे दिन डीजीपी नागेश्वर राव केडी से कहने लगता है कि तुमने फटाफट से इस केस को क्लोज कर दिया, कांग्रेचुलेशंस। केडी कहने लगता है अरे सर केस अभी कहाँ पर क्लोज हुआ, जो बचे लड़कियों के पार्ट्स है उन लड़कियों को फाइंड आउट करना है। डीजीपी कहने लगता है अरे यार वो सरदर्द तुम मत लो, हमारे हाथ में जो केस आया वो सॉल्व हो गया ना, बस यही काफी है। उसके बाद राघव को कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस वाले सारे सबूतों को कोर्ट में पेश करते हैं। जज के सामने राघव यही बात बताने लगता है कि उस दिन मैं शहर में मौजूद नहीं था, मैं दूसरे शहर गया था एंड दैट्स माय पर्सनल मैटर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसी तरह शहर में काफी जगहों पर जस्टिस फॉर संजना कहकर नारे लगाने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। राघव को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहते हैं। शहर में ये हंगामा देखकर सीएम एक पुलिस वाले से बात करके राघव का एनकाउंटर करने के लिए कहता है। तभी एक अनजान बंदा केडी को एक मेल भेजता है। उस मेल में एक वीडियो होती है। जब केडी उस वीडियो को ओपन करता है तो उस वीडियो में राघव मौजूद होता है। मतलब जिस दिन संजना मरी थी उस दिन एक्चुअली राघव
काकीनाडा में मौजूद था और ये वीडियो एक्चुअली एक व्लॉगिंग वीडियो होता है। और उसी तरह थिएटर के पास राघव एक लड़की के साथ होता है। तब जाके केडी को ये बात पता चलती है कि सच में राघव तो असली कातिल है ही नहीं। उसी रात को केडी को ये बात पता चलती है कि 3 ऑफिसर्स जेल आकर राघव को कहीं पर ले गए। मतलब केडी को पता चल जाता है कि राघव का एनकाउंटर होने वाला है। और यहाँ पर ये 10 मिनट भाई साहब बहुत ही गजब है। मतलब सीन्स इतना एज पर चलते हैं कि राघव का एनकाउंटर होगा या नहीं। केडी राघव को बचाने के लिए काफी सारी कोशिशें करने लगता है, बहुत सारे लोगों को कॉल करता है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा लैग नहीं करना चाहता, लेकिन सच में ये सीन देखने के लायक है। फाइनली राघव का एनकाउंटर नहीं होता, उसको दोबारा जेल लाया जाता है। केडी राघव को देखने के लिए जेल आता है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि काकीनाडा में राघव की एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड है। उस लड़की को बचाने के लिए ही राघव ने अपना मुंह नहीं खोला। जब तक केडी राघव को देखने के लिए जेल जाता तब तक देरी हो चुकी होती है। राघव फांसी लगाकर सुसाइड कर चुका होता है। यह जानकर सारा शहर खुशियां मनाने लगते हैं कि संजना का असली कातिल खुद ब खुद मर गया। लेकिन केडी इस बात से बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है कि इसकी वजह से, इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक मासूम मारा गया। उसी वक्त असली कातिल केडी की गाड़ी पर रजिता की फोटो चिपका के जाता है। रजिता के गले के पास एक रेड मार्क होता है, जिसका मतलब वो किलर अब रजिता को मारने वाला है। केडी फौरन कुमार के घर जाता है। मतलब उस वक्त रजिता कुमार के घर में ही होती है ना। सारे घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। दोबारा केडी अपने कार के पास आता है तो आर्या की फोटो चिपकी मिलती है। मतलब वो किलर आर्या को मारने की धमकी देता है। और यहाँ पर यह सीन भी बहुत ही मस्त लगा। केडी फटाफट से अपने घर जाने पर आर्या सेफ ही होती है। किलर ने केडी के बाथरूम में ये लिखा होता है, मुर्गी का दिमाग। मतलब एक इंटरव्यू में केडी ने ये कहा था कि अक्सर क्रिमिनल्स का दिमाग मुर्गी जैसा छोटा होता है। यही स्टेटमेंट देखकर वो किलर केडी को ये चैलेंज दिया। रात भर केडी और इसका डॉगी मैक्स अपने घर की पहरेदारी करने लगते हैं। खैर दूसरे दिन केडी डीजीपी के पास आकर यही कहने लगता है कि सर, हम लोग दोबारा प्रेस मीट रखकर जो सच है वो बता देंगे कि हमारी वजह से एक मासूम की जान चली गई। हम केस को दोबारा रीओपन करेंगे। लेकिन डीजीपी इस बात के लिए मना करने लगता है। जो भी हो, केडी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने ही लगता है। सो क्लूज के जरिए से ये बात तो साफ पता चल जाती है कि किलर ने राघव को फंसाया। लेकिन संजना के गर्दन पर वो बाइट मार्क्स का क्या? इसी दरमियान में पूछताछ के दौरान केडी और वर्षा एक पब जाते हैं। पता चलता है कि वो पब वाले अपने कस्टमर्स के हाथ पर एक ट्रांसपेरेंट मार्क रखते हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ एंट्री फीस। संजना के डेड बॉडी के पास जो हाथ मिला था, उस हाथ पर भी कुछ ऐसा ही टैटू लगा था, मतलब मार्क लगा था। सो उस डेटा के हिसाब से उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है। पता चलता है कि उस लड़की का नाम तानिया है। कुछ महीनों पहले मिसिंग हो गई थी। न्यूज चैनल्स में तानिया के बारे में जानते ही आर्या केडी को कॉल करके ये बताने लगती है कि केडी, मैं इस बंदी को जानती हूँ, हर वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर है वो। वहाँ के एसोसिएशन पर जाने पर यह बात पता चलती है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर पूजा नाम की एक लड़की काम किया करती थी, लेकिन उस लड़की की डेड बॉडी हैदराबाद में पाई गई। मतलब अब तक जो 3 लड़कियां मरी, संजना, तानिया, पूजा, ये तीनों लड़कियां एक ही एसोसिएशन में काम कर रहे थे। और इसी तरह पहले पार्ट में विक्रम ने एक केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस वक्त यही पूजा की लाश मिली थी हैदराबाद में। इस तरफ केडी को एक बूढ़ी औरत से झांसी के बारे में पता चलता है कि बहुत सालों पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट झांसी की भी मौत हो गई थी, कुछ अजीबोगरीब तरीके से। ये सीन भी यहाँ पर गजब। उसी वक्त केडी और वर्षा झांसी के घर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। झांसी और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में राम को जलील किया था ना, वही औरत। उस घर में एक बच्चा कुछ अजीबोगरीब स्केचेस ड्रॉ करके रखा होता है। उस बच्चे के हिसाब से उसकी माँ डेविल है। वो बच्चा अपने फादर राम को बहुत प्यार करते रहता है। राम मरने के इतने साल बाद भी राम का बेटा न्यूज़पेपर में राम की फोटो छपवाते रहता है। मतलब इट्स काइंड ऑफ ए श्रद्धांजलि। इस तरह से जब केडी और वर्षा उस घर के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई अनजान बंदा उस ट्री हाउस को जला देता है। उसके बाद जब केडी अपने घर में जाता है तो इसके घर में आर्या मौजूद नहीं होती। किलर आर्या को ले गया। वर्षा केडी को हौसला देने लगती है कि केडी, तुम इमोशनल मत हो, अगर तुम इमोशनल होगे तो आर्या को कौन बचाएगा। उसके बाद केडी सारे न्यूज़पेपर्स को मंगवाने पर यह बात पता चलती है कि राम का बेटा हर एक साल अपने फादर की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाता है, लेकिन नीचे राम का बेटे का नाम लिखा नहीं होता, ना ही उसका एड्रेस। इन्हीं सारे न्यूज़पेपर्स में केडी एक डेंटल एड को भी देखता है। मतलब जब जब राम की फोटो छपी, उसी पेज पर डेंटल एड भी छपा। उसके बाद संजना और तानिया की फोटो चेक करने पर यह बात पता चलती है कि इन दोनों ने अपने तीत पर ब्रेसेस लगाए।
जिसका मतलब आर्या भी उस डेंटिस्ट को जानती है। केडी फौरन आर्या की डायरी लेकर उस डेंटल क्लिनिक के बारे में जान लेता है। केडी फौरन उस डेंटल क्लिनिक जाता है। उस क्लिनिक में राम की फोटो होती है और उसी तरह वहाँ के दीवारों पर काफी सारे पेंटिंग्स होते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उन दीवारों के पीछे काफी सारी लाशें होती है। मतलब किलर ने अपने विक्टिम्स को मार के अपने ही क्लिनिक के दीवारों में दफना दिया। उसी वक्त कुमार केडी पर हमला कर देता है। मतलब वो डेंटिस्ट और कोई नहीं, रजिता का बॉयफ्रेंड कुमार होता है। यहाँ पर कुमार और केडी के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। केडी बहुत जख्मी होने लगता है, बहुत सारा खून बहने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ज्यादा लैग नहीं करना चाहता, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जब झांसी ने राम को रुस्वा जलील किया, राम बेचारा सुसाइड कर लिया। बेचारा कुमार ये गम ना सहते हुए अपनी माँ को ही मार दिया। और जो औरतें वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में मौजूद होते हैं, उन सारी औरतों को हत्या करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे ही औरतों की वजह से इसका फादर मारा गया। कुमार अनाथ हो गया। कुमार केडी और आर्या को बहुत टॉर्चर करने लगता है बांधकर। फाइनली केडी का कुत्ता आकर कुमार पर हमला करने की वजह से केडी अपने हाथ खोलकर कुमार को मार ही देता है। यहाँ पर मैंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन क्लाइमैक्स सीन बहुत ही ऑसम है। उसके बाद क्या था, केडी और आर्या की शादी हो रही होती है। अब देखिए भाई साहब, एक नया रूल सोसाइटी में आया, पहले बच्चा करो बाद में शादी। रिसेंटली 2 सेलिब्रिटीज ने कुछ ऐसा ही कांड किया। फाइनली हम नानी भाई साहब को देखते हैं जो केडी के प्लेस पर आते हैं और इसका नाम है अर्जुन सरकार। मतलब हिट द थर्ड केस में नानी भाई साहब लीडिंग रोल पर है। तीसरा पार्ट जल्द ही हम ऑडियंस के सामने आएगा। सो आप लोग कितना एक्साइटेड हो नानी को इस रोल में देखने के लिए? मैं तो अभी से इंतजार कर रहा हूँ। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।